बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातिमुन नबीयीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने भला क्या सीखना है, टेंसेस एंड पैसिव सेंटेंसेस। टेंसेस को ओवरऑल व्यू देखेंगे हम, सारा एक ही लेक्चर में व्यू करेंगे और पैसिव सेंटेंसेस भी सीखेंगे। देखें, इस लेसन में फर्स्ट हमने डिस्कस करने हैं वर्ब टेंसेस और उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो, और फिर हमने क्या करना है, पैसिव टेंसेस को देखना है। अब इसमें आपको याद करने के लिए ज़्यादा चीज़ें होंगी आपके पास, लेकिन समझनी भी हैं वो चीज़ें याद करने से पहले कि इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है। द वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब एक इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब होता है। इट इज़ थ्रू द एक्शन डिस्क्राइब बाय द वर्ब दैट द सेंटेंस कम्स अलाइव। कि वर्ब के ज़रिए एक्शन जो काम सेंटेंस में हो रहा होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है, बयान किया जाता है, और इसी के ज़रिए टेंस जो है सेंटेंस जिंदा रहता है वर्ब के ज़रिए। एज अ रिज़ल्ट द वर्ब इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस का लाइफ ब्लड यानी कि उसकी ज़िंदगी का एक सब कुछ क्या है, एक वर्ब है। आपने देखा होगा कि टेंसेस की भी हम पहचान, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो वर्ब से ही हम करते हैं ना, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म, पास्ट फिर आगे परफेक्ट में चले जाएं तो थर्ड फॉर्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो वर्ब जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ये दोनों तीनों लाइनें आपने याद भी करनी है। एक किस्म की आपके पास वर्ब की डेफिनेशन आ गई है। अमंग अदर प्रॉपर्टीज़ वर्ब्स टेल टाइम बाय स्पेसिफाइंग व्हेन द एक्शन अकर्ड। वो कहते हैं बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ तो इसकी हैं ही हैं, उनके अंदर एक ये प्रॉपर्टी है वर्ब की कि क्या करता है, वो टाइम बताता है, स्पेसिफाइंग टाइम व्हेन द एक्शन अकर्ड। मतलब देखें, अगर वर्ड सेकंड फॉर्म में यूज़ हो रहा है, अगर मैं कहूँ कि आई एम प्लेइंग, कि मैं खेल रही हूँ, तो इसका मतलब है प्लेइंग, आईएनजी आ गया ना। आईएनजी ने प्लेइंग ने टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि मैं इस वक्त खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग, बल्कि रादर आई शुड से आई एम टीचिंग, कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग, अब आईएनजी जिसके साथ लगा है ये वर्ब टीचिंग के वर्ब ने अभी टाइम को स्पेसिफाई किया कि मैंने अभी टाइम किया। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आई टॉट यू, कि मैंने आपको पढ़ाया था, टीच टॉट टॉट, इसकी फॉर्म्स है ना वर्ब की तीनों। जब सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई है तो अब वो सेकंड फॉर्म ने स्पेसिफाई कर दिया कि पढ़ाया था, टॉट पास्ट में चला गया। ठीक है, तो वही बात ये इधर बता रहा है कि वर्ब जो है वो टाइम को स्पेसिफाई करता है कि एक्शन कब अकड़ हुआ, कब वो हुआ काम। दिस टाइम फीचर्स इज नोन एज टेंस। तो वर्ब का ये जो टाइम फीचर है जो बताना, इसका इसी को टेंस कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर मैं प्रेजेंट में आ जाऊँ तो मैं और वर्ब यूज़ करूँगी, और पास्ट में चली जाऊँ तो सेकंड फॉर्म यूज़ करूँगी। तो वर्ब के इसी फीचर को, ये जो टाइम स्पेसिफाई करने का इसका फीचर है, ये जो इसकी पहचान, इसकी शनाख्त क्वालिटी है, इसको हम टेंस कहते हैं। टेंस की डेफिनेशन भी याद करनी है आपने। द बेस फॉर्म, अब वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आपको पता है ना बोल्ड है, और ये आपने याद करनी है जो बोल्ड है आपके लिए। इट इज़ द फॉर्म इन विच वर्ब्स आर लिस्टेड इन द डिक्शनरी। बेस फॉर्म वो होती है कि जिस फॉर्म में वर्ड डिक्शनरी में लिखे हुए हैं। इट इज़ यूज इन द प्रेजेंट टेंस फॉर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये जो बेस फॉर्म वर्ब की है, ये कौन से टेंस में यूज़ होती है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। आई ईट कबाब्स फॉर लंच, कि मैंने लंच के लिए कबाब्स खाए। अब देखिए आई ईट इधर आया है, सिंगुलर फॉर्म हुई ना, इसको क्या कहते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट के अलावा। अब हमने पिछले लेक्चर में, आपने को याद होगा, हमने पढ़े थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनकी पूरी लिस्ट थी। तो मैंने आपको कहा था उनको अच्छे से, उनको आपने याद भी करना है। ठीक है, कि अब आपको पता चला होना चाहिए ना कि फर्स्ट पर्सन को, अब मैं आपको फिर एक बार डिवाइस करवा देती हूँ कि फर्स्ट पर्सन वो होते हैं, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ तो आई एम स्पीकिंग, तो आई एम द, आई अप यूज़ हो गया तो आई एम द फर्स्ट पर्सन। और यू आर लिसनिंग, अब आप सुन रहे हैं तो यू सेकंड पर्सन हो गए। तो अगर मैं बात करूँ किसी थर्ड पर्सन की, मतलब जो ना मैं हूँ ना आप हैं, थर्ड पर्सन है जो, कि मैं कह दूँ अली स्लीपिंग, तो अली इज़ नॉट लिसनिंग, ऐसे कर लें कि अली सुन नहीं रहा। तो अली जो होगा उसका जब हम जिक्र करें तो अली थर्ड पर्सन है। जिक्र मैं कर रही हूँ और कर आपसे रही हूँ, मैं जिक्र कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन, और अली के बारे में बात कर रही हूँ, हु इज़ नॉट हेयर एंड हु इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, तो अली कौन होगा, थर्ड पर्सन। अब वो लिस्ट आप देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर्स में आपके पास प्रोवाइडेड है, आपको मैंने बताई भी थी, वो आपने याद करनी है, आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। तो वो कहता है बेस फॉर्म जो होती है प्रेजेंट टेंस में सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज़ होती है। सब्जेक्ट आपको पता है, हमने इसका डिस्कस किया था कि जो एजेंट होता है, जो काम करने वाला होता है, डूअर होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं।
तो सब्जेक्ट के सारे सब के साथ प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलरली जब यूज़ होता है, मतलब थर्ड पर्सन जब हम यूज़ करते हैं एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो तब ये फॉर्म नहीं यूज़ होती। उसके अलावा बाकी सबके साथ बेस फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। एग्जांपल देखें, आई ईट कबाब्स फॉर लंच, मैंने लंच के लिए कबाब खाए, मैं खाता हूँ, ठीक है। साइमा ईट्स कबाब्स फॉर लंच, साइमा ने अब लंच के लिए कबाब खाती है। अब साइमा आ गया ना, सिंगुलर है ना, तो ई हमने एस लगा दिया। तो आई जो है इसके साथ तो आपको पता है हम एस नहीं लगाते, तो हमने नहीं लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड देखें, पास्ट टेंस फॉर्म। अब बेस फॉर्म इसको कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं और बेस फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की। तो जो पास्ट टेंस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब मोस्ट वर्ब्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई डी और डी और टू द बेसिक फॉर्म। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ लाइक, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनेगी लाइक्ड, थर्ड भी फॉर्म लाइक बनेगी लाइक्ड। तो अगर काफ़ी मतलब अगर फॉर्म ऑफ वर्ब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी तो आपको पता है ज़्यादा ई डी लगाने से ऐड होते हैं, कुछ चेंज भी होते हैं, जैसे टीच टॉट टॉट, अब वो ई डी से तो नहीं ना बनती। लेकिन जो मोस्टली फॉर्म है, देखना मोस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ज़्यादातर फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे बनती हैं, जो बेस फॉर्म है उसके आखिर में आप ई डी लगा दें या डी लगा दें तो वो पास्ट टेंस फॉर्म की वर्ब बन जाती है। देखें, दे प्रेज द प्रेजिडेंट फॉर हिज बोल्ड स्पीच, कि उन्होंने प्रेजिडेंट को उसकी अच्छी स्पीच पर उसकी तारीफ़ की। अब प्रेज जो है ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ईडी लग गया तो प्रेज्ड, और ये पास्ट में चला गया टेंस, तो एक तो ये फॉर्म भी पास्ट की हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, और टेंस को इसने पास्ट में बना दिया। कैसे बना? दे प्रेज्ड, उन्होंने तारीफ की थी, द प्रेजिडेंट फॉर हिज बोल्ड स्पीच, प्रेजिडेंट की उसकी बोल्ड स्पीच पर उन्होंने तारीफ की थी, ईडी ने इसको पास्ट में भेज दिया। आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू लीव द जिम, मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि वो जिम छोड़ दें। आस्क्ड कहा था, आई आस्क मीन मैंने कहा, अगर आस्क लगा लें तो ये प्रेजेंट में चला जाएगा, और जब हम पास्ट टेंस की फॉर्म लगा लें, जब वर्ब चेंज कर लें, देख रहे हैं ना आप, वर्ब को नोटिस करें कि आपका मेन फोकस वर्ब पे होना चाहिए। अब हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर दी, पास्ट टेंस फॉर्म वर्ब की यूज़ की, ईडी लग गया, तो आई आस्क्ड मैंने कहा था स्टूडेंट से कि वो जिम को छोड़ दें। अच्छा, ये पास्ट टेंस भी, इसकी डेफिनेशन और ये इसकी आपने एक एक एग्जांपल याद करनी है। सारी आपको बोल्ड नज़र आ रही है ना, डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल, ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो डेफिनेशन भले आपसे सिर्फ पूछी हो, लेकिन आपने एग्जांपल भी साथ लिखनी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की देखें फॉर्म, इट इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, कि जिसके साथ भी आईएनजी होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आपने याद रखना है। ये आपके पिछले लेक्चर्स में भी जो मिड टर्म के थे ना, काफ़ी डिटेल से आया था प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन इसको दोबारा से आप समझें कि इट इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है, जैसे टीचिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, डूइंग, ईटिंग, जिसके साथ भी आईएनजी होगा ना, मतलब कंटिन्यू टेंस में जो जाएगा आईएनजी, वो पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ द फॉर्म दैट इज़ यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब्स एम, इज़, आर, वाज और वर टू शो कंटिन्यूइंग एक्शन। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की फॉर्म है ना, ये इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। कौन से भला? एम, इज़, आर, आपको पता है ना कि इज़, आर और एम ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, वाज, वर पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं। इस तरह अगर हैज़, हैव यहाँ आ जाए तो वो क्या उसको कहते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं, और विल, शैल फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है ना सारे टेंसेस के। तो अब वो क्या बताना ये चाह रहा है कि जो पार्टिसिपल वर्ब यूज़ होगा ना, आईएनजी वाला वर्ब, तो हमेशा वो अपने हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में वो यूज़ हो रहा है उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होगा। तो वो मेन वर्ब तो वही है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं साथ, ठीक है। जैसे देखें, जो इज स्प्रेडिंग द शीट ऑन द ग्राउंड, अब जो पता नहीं किसी का नाम होगा या कोई होगा, वो क्या कर रहा है, ज़मीन पे शीट बिछा रहा है। अब स्प्रेडिंग, स्प्रेड का मतलब होता है बिछाना, फैलाना, आईएनजी लग गया तो एक तो उसने उसके काम को, शीट फैलाने के काम को कंटिन्यू कर दिया कि फैला रहा है आईएनजी ने। दूसरा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज़ हो गया ना आईएनजी वाला, तो आप इसके साथ देख रहे हैं इज़ आपको नज़र आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंटिन्यू था, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यू था, प्रेजेंट का कंटिन्यू था ना, तो हमने इज़ इसके साथ यूज़ किया, क्योंकि ये जो पार्टिसिपल है आईएनजी वाला ये प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगाया जो के साथ इज़, ठीक है। और जो सिंगुलर है तो इज़ लगाया, अगर यहाँ प्लूरल होता तो हम आर लगाते डेफिनेटली, और आई होता तो फिर एम लगाते हम। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एज आई वॉज गैदरिंग द क्लॉथ्स ऑन द लाइन, कि जैसा कि मैं लाइन में कपड़े इकट्ठे कर रहा था, द विंड ब्लू अवे सम ऑफ देम, तो हवा चली और इनमें से कुछ उड़ा कर ले गई। अब गैदरिंग अगेन पार्टिसिपल है यहाँ, और वाज लग गया किसको, टेंस को शो करने के लिए कि ये पास्ट में पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई वाज गैदरिंग, मैं इकट्ठे कर रहा था,
और जो इस स्प्रेडिंग जो बिछा रहा है, अब देखें ये है में है तो इज आएगा प्रेजेंट में, और ये पास्ट में है तो वास हमने लगा दिया। और पार्टिसिपल तो हमने यूज़ करना ही करना है, और हेल्पिंग वर्ब हमने वो लगाना है जो हम टेंस यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ देखें पास्ट पार्टिसिपल। The past participle is a verb is usually the same as its past tense form. The past participle is the form that is used with the helping verbs have, has, had, with, am, is or was were. पास्ट पार्टिसिपल भी यही है, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के यूज़ होंगे, जैसे उस जो टेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसके हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए यूज़ हुए थे ना, तो पास्ट के लिए भी यूज़ होंगे। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना वो काम की कंटिन्यूटी को जाहिर करता है, ING जब लगे ना कंटिन्यू काम है जो उसको जाहिर कर रहा है। तो जबकि पास्ट पार्टिसिपल है वो काम जो हो चुका है ना, एक काम पर कंप्लीट है, परफेक्ट काम है, उसको जाहिर करेगा पास्ट पार्टिसिपल। ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा एग्जांपल देखें, द गर्ल हैव आस्क्ड द बॉस फॉर अ रेज, कि लड़की ने बॉस से एक रेज के लिए, राइस के लिए पूछा। अब देखें, अब लड़की ने पूछ लिया ना, काम हो गया ना, पूछा, अब पूछ रही तो नहीं है ना। अगर पूछ रही होती तो कंटिन्यूटी ना वर्क की, मतलब लड़की जो काम कर रही है उसकी कंटिन्यूटी होती, वो चल रहा होता, तो हम पार्टिसिपल यूज़ करते, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते। लेकिन अब उसने पूछ लिया है, हो गया ना काम, तो इसलिए हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो काम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो हम उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हैव आस्क्ड लग गया, बिकॉज ये परफेक्ट का टेंस है तो हैव हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिया। ठीक है, द किचन डोर वाज जैम्ड टाइट, सॉरी गर्ल वैसे सिंगुलर है, इसके साथ यहाँ हैज़ आना चाहिए, हैव तो नहीं आना चाहिए ना, कि सिंगुलर के साथ हैज़ आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है ना, ये तो हमें पता है। तो यहाँ मिस्टेक है आपके नोट्स में ना, तो क्योंकि गर्ल है या तो गर्ल्स होता ना तो फिर हैव अच्छा लगता, तो गर्ल सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ हैज़ आना था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द किचन डोर वाज जैम्ड टाइट, कि किचन का जो वो डोर है वो जैम हो गया है, जाम हो गया है, ठीक है, टाइटली। तो अब डोर वाज आ गया, अब जाम हो गया है ना, जाम हो रहा तो नहीं है ना, हो गया है। अगेन काम कंप्लीट हो गया, परफेक्शन है, तो हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया, और वाज पास्ट को यूज़ करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ कर लिया। ठीक है, हेयर आर द मेन पार्ट्स ऑफ द रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स हम देखते हैं और उसके पार्ट्स देखने लगे हैं, ये आपको ना समझाया गया है टेबल की तहत। देखें, बेसिक फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखें, बेसिक फॉर्म जंप, जंप्ड, जंपिंग, जंप्ड। समझ आ रही होगी ना कि इसमें पास्ट में ये होता है, पार्टिसिपल में प्रेजेंट में ING लगता है, लगा हुआ है, पास्ट टेंस में पास्ट में चला जाता है, ED हो गया, और ये बेसिक फॉर्म तो वैसे जंप। ठीक है, ऐसे स्माइल, स्माइल्ड, स्माइलिंग, स्माइल्ड। ठीक है, होप, होप्ड, होपिंग, होप। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑलमोस्ट ये सेम ही होते हैं, तकरीबन सारे वर्ब्स की सेम होती हैं, सम एक्सेप्शनल, बल्कि बहुत कम ना, लेकिन ये होती सेम है ये दोनों फॉर्म्स। ठीक है, इसको हम थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ये पास्ट टेंस फॉर्म। ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तो पक्की निशानी ING, और बेसिक फॉर्म तो फिर जो वर्ब होगा जैसे उसकी फॉर्म वो होगी। मेन टेंसेस देखते हैं हम कि देयर आर 6 मेन टेंसेस इन इंग्लिश, 6 टेंसेस हैं इंग्लिश में। दे आर प्रेजेंट, पहला देखें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये 6 टेंसेस हो गए, इनको आपने याद भी करना है। ठीक है, मेन टेंसेस तो 6 मेन टेंसेस आपके, या MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपने इसको याद रखना है। ये हमारे मेन टेंसेस हो गए, और ये मेन टेंसेस की होगी डेफिनेशन या वट एवर। ओके, द फॉलोइंग चार्ट शोज द 6 बेसिक टेंस ऑफ द वर्ब जंप। अब वो जो वर्ब जंप हमने ऊपर पढ़ा ना, इसको सारे टेंसेस में ना यूज़ करके हम इस वर्ब इसको दिखाएगा कि ये वर्ब कौन से टेंस में किस मैनर में यूज़ होता है। अब देखिए टेंस, और ये एग्जांपल्स हैं और ये टेंसेस हैं। प्रेजेंट में यूज़ होगा आई जंप। आपको पता है हमने ऊपर पढ़ा कि प्रेजेंट में हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, तो हमने बेस फॉर्म यूज़ कर ली, आई जंप। ठीक है, मैंने जंप लगाया या मैं कूदा। पास्ट में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, भला ऊपर हमने पढ़ा ना, पास्ट टेंस फॉर्म यूज़ करते हैं, ED वाली, तो आई जंप्ड हो गया। फ्यूचर में विल या शेल यूज़ करते हैं, ये ऊपर तो नहीं जिक्र हुआ लेकिन फ्यूचर टेंस में आपको पता होगा विल शेल यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर में आई विल जंप आ गया। और विल शेल के साथ हमेशा जो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो वो हमने लगा दी, आई विल जंप। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगेन परफेक्शन हो रही है ना, यहाँ आपको पता है कि आप जो अपना पार्टिसिपल तो नहीं, जो ऊपर देखा था हमने, एक पार्टिसिपल और दूसरी कौन सी थी, मेरे माइंड से स्किप हो गया। वेल यस दैट्स व्हाट पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल ING वाली होती है और ED वाली पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो अब
परफेक्ट है, काम कंप्लीट हो रहा है, परफेक्शन हो रही है, मैंने आपको बताया जहाँ परफेक्ट हो जाए, कंप्लीशन हो जाए तो हम वहाँ क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। तो आई हैव जंप्ड, हैव जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया परफेक्शन का, और जंप्ड हमने परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है ना, हमारा काम कंप्लीट हो गया कि मैं जंप कर चुका हूँ, तो हमने ईडी वाली फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगा दी। अब पास्ट परफेक्ट देखें, आई हैड जंप्ड। अब प्रेजेंट में हैव हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं ना, इज़ आर एम और हैज़ हैव यूज़ होते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हैव यूज़ हो गया। और पास्ट में बाज वर्ब यूज़ होते हैं सिंपल में, और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होता है ना। पास्ट की ये निशानी है कि इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड यूज़ होगा। तो प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव यूज़ होता है, और आई के लिए तो हैव यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, तो पास्ट परफेक्ट में देखें, आई हैड जंप्ड, हैड इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जंप्ड अगेन जो पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म थी वो आ गई। फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव जंप्ड। अच्छा बच्चों, ये मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आई होगी, जिनको टेंसेस पहले आते हैं उनको तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, लेकिन इनको ऐसे नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए था पहले टेंसेस, बल्कि आगे टेंस एक्सप्लेन हुए हैं, लेकिन पहले टेंस एक्सप्लेन होते ना, फिर आपको शायद अच्छे से समझ आ जा पाती। लेकिन देखें जैसे आपके नोट्स में तरतीब दी हुई हम ऐसे ही पढ़ते हैं, होप सो आपको आगे फर्दर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, विल शैल नाउ लुक एट दिस टेंसेस इन ग्रेटर डिटेल। अब हम डिटेल में सारे टेंसेस देखते हैं। द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? It is used to describe an action that is happening in the present or to describe a condition that exists at the present time. Present tense यूज़ होता है किसी हैपनिंग को, कोई काम जो कि अभी प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है, आई टीच यू। अब मैं आपको कर रही हूँ ना, हैपनिंग प्रेजेंट हाल में हो रही है, इस टाइम हो रही है, तो हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। या किस लिए यूज़ होता है? डिस्क्राइब कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द प्रेजेंट टाइम रिगार्डलेस ऑफ द अदर वर्ब्स इन द सेंटेंस। या तो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन को डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट हैपनिंग को, रिगार्डलेस ऑफ द अदर वर्ब्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो दूसरे वर्ब्स हैं उनका ख्याल रखे बगैर, ठीक है। सुसान वर्क्स इन वन, चिल्ड्रंस टॉयज आर इन द थर्ड फ्लोर। अच्छा, सुसान वर्क्स, अब ये सुसान वर्क्स यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, इन वन या कोई नहीं आता, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, मुझे लगता है एग्जाम्पल नंबर 1 होगी, ओके वेल। अच्छा, सुसान काम करता है, अब कर रहा है ना काम, हैपनिंग हो रही है ना, प्रेजेंट में हैपनिंग हो रही है, तो हमने वर्क्स लगा दिया। और सुसान जो है ये सिंगुलर है, आपको पता है, तो इसके साथ हमने एस लगा दिया, सुसान वर्क्स। वर्क जो है बेस फॉर्म है, प्रेजेंट में आपको पता है हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, और एस या ई एस हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं प्रेजेंट में, तो हमने सुसान वर्क्स के साथ यहाँ एस लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, चिल्ड्रंस टॉयज आर ऑन द थर्ड फ्लोर, हैबिचुअल एक्शन। अब ये बच्चों के जो टॉयज़ हैं उनके खिलौने वो तीसरे फ्लोर पे होते हैं, मतलब तीसरे मंजिल पे आप कह लें होते हैं, तो अब होते हैं ना, हैबिचुअल एक्शन है, एक आदत है ना, तो कुछ हैपनिंग हो या कुछ हैबिट्स हो तो उसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अब हैपनिंग है ना कि हैबिचुअल है कि ये प्रैक्टिस है, ये आदत है, ये मतलब होता ही ऐसे है, तो हमने अगेन प्रेजेंट टेंस इसमें यूज़ किया। द नेबरहुड्स डॉग स्मेल्स अवर प्लांट्स, जो हमसायों का कुत्ता है वो हमारे पौधों को सूंघता है। अब स्मेल्स अगेन बेस फॉर्म, और एस लगा दिया बिकॉज डॉग इज सिंगुलर हेयर, और ये प्रेजेंट एक्शन है, ये भी हाल में हो रहा है ना काम के सूंघता है, प्रेजेंट एक्शन है, तो यहाँ हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ कर दिया। द हिस्टोरिकल प्रेजेंट, द प्रेजेंट टेंस इज यूज टू मेक अ मोर vivid description of any past action through a restatement or a summarization of the facts from a book or a report etc. वो कहता है कि हिस्टोरिकल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस की एक फॉर्म है कि ये किस लिए यूज़ होता है? पास्ट टेंस को ज़्यादा क्लियर करने के लिए, विविड करने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा वाजे करने के लिए यूज़ होता है। अ रीस्टेटमेंट और समराइजेशन ऑफ द फैक्ट्स फ्राम अ बुक और अ रिपोर्ट, किसी बुक से जो पास्ट में लिखी गई है, या रिपोर्ट ज़ाहिर है वो पास्ट की होगी ना, जो आपके पास कॉपीड फॉर्म में है तो वो पास्ट में लिखी गई हो ना, कल परसों या महीना पहले, साल पहले, वो पास्ट की होगी ना बुक या रिपोर्ट, तो उसकी समरी के लिए, उसके फैक्ट्स को रीस्टेट करने के लिए ये यूज़ होता है हिस्टोरिकल प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखें, इन हिज रिपोर्ट मिस्टर फेरोक स्टेट्स, कि अपनी रिपोर्ट में मिस्टर फेरोक ने ये स्टेट्स किया, उसने ये कहा that the president will call candidates for interview in a year's time, कि जो प्रेसिडेंट है, सदर है, वो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए 1 साल के अरसे में कॉल करेगा, बुलाएगा। अब ये जो बात है ये फ़ारूक ने अपनी रिपोर्ट में लिख दी,
एक्शन जो हुआ पास्ट में, लेकिन हम इसको प्रेजेंट में कर रहे हैं। स्टेट्स आपको बता रहा है कि स्टेट जो है फर्स्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और एस हमने लगाया बिकॉज फिरोक हेयर इज सिंगुलर, तो फिरोक स्टेट्स का मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि ये पास्ट की बात तो पास्ट की कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है, तो आपने ये बात याद रखनी है। इसको हिस्टोरिकल प्रेजेंट कहते हैं कि पास्ट की बात, पास्ट की कोई रिपोर्ट को समराइज करने के लिए, उसको फैक्ट्स बयान करने के लिए प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। रिवेंज सेज द लॉर्ड इज़ माइन, ये बाइबल की कोई बात है, बाइबल की कोई सेइंग है, बाइबल में से ली गई है कि रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम। कहता है कि लॉर्ड इज़ माइन, कि खुदा मेरा है सिर्फ। अब रिवेंज अगेन मुझे लगता है इसमें कोई बाइबल की टर्म होंगी, मुझे तो नहीं पता, आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें ना, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये कोई टर्म्स होंगी बाइबल की। वट एवर जो भी है, अब अगेन ये उसमें लिखा हुआ है ना बाइबल में, एक पास्ट का एक्शन है, हो चुका, मतलब बुक है ना, पहले पास में लिखी हुई है, तो इसको भी इसकी बात को बताने के लिए, इसको रिपोर्ट करने के लिए, स्टेट करने के लिए हम अगेन सेज यूज़ कर रहे हैं। दिस मीन दिस इज़ प्रेजेंट। The historical present is used when we write about events or happening in a work of literature। ये बातें आपने सारी याद करनी है कि historical present कब यूज़ होता है, जब हम किसी happening या event का वर्क और लिटरेचर में जिक्र कर रहे हो। तो the rationally for using the present tense is the happening of literature are unchangeable and therefore are permanently true। कि जो हकीकत है किस चीज़ की भला, प्रेजेंट टेंस यूज़ करने की, वो हैपनिंग ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर में कोई हैपनिंग होती है अदब में, और अनचेंजेबल, उसको आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि उस वहाँ लिखी हुई है ना। जैसे देखें फेरोक्स ने जो बात स्टेट्स की, वो सारी बात ऐसे लिखी हुई है, अनचेंज करके उसको लिखा हुआ है, मतलब विदाउट चेंज के। एंड देयर फॉर आर परमानेंटली ट्रू, और वो जो बात किसी बुक से कोट से लिया, कोई कोट लिया जाता है या किसी रिपोर्ट से या कुछ भी लिया जाता है, वो एक तो अनचेंजेबल होनी चाहिए आपके टेंस में, दूसरी बात है वो परमानेंटली ट्रू होती है, हमेशा ठीक होती है। तो अब ये हमेशा ठीक हो रही है ना, प्रेजेंट एक्शन है, और वो अनचेंजेबल, हमेशा अनचेंजेबल है उसने रहना है, मतलब हमेशा ही उसने अनचेंजेबल रहना है, हमेशा ठीक रहना है। तो ये एक प्रेजेंट एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अच्छा ना, ये काफ़ी मुश्किल अंदाज में वैसे यहाँ ना टेंस समझाया गया, मैंने अपनी कोशिश किया कि मैं आपको समझा पाऊँ, लेकिन पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं, लेकिन हम करते हैं, नोट्स तो पढ़ने हैं ना अब आपके। तो मैंने बोल्ड भी कर दिया आपके लिए, आपको पता है बोल्ड चीज़ आपने याद करनी होती है। प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन, साथ एक एग्जांपल, हिस्टोरिकल प्रेजेंट की ये डेफिनेशन, एक एग्जांपल, और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसका नोट हो हिस्टोरिकल प्रेजेंट का, ठीक है, ये आपने सारा याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस को। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दैट अकर्ड सम टाइम इन द पास्ट। देखा कि ये किस लिए यूज़ होता है, कि एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी अकॉरेंस, ऐसा एक हैपनिंग जो पास्ट में कहीं हो चुकी है, उसको स्टेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कि मतलब जो हमारे पास्ट में यानी कि माजी में हो चुकी है। एग्जाम्पल देखें इसकी, पहली बला कि एट यस्टरडेज पार्टी, के कल की पार्टी में। अब यस्टरडे आपको पता है कि यूज़ होता है यस्टरडे कल के लिए, गुजरे हुए कल के लिए, मतलब जो हो चुका है पास्ट में उसके लिए यस्टरडे यूज़ होता है। तो कल गुजरा हुआ है जो, उसकी पार्टी में क्या हुआ, द होस्ट मेड अ रूड रिमार्क, के होस्ट ने एक रूड रिमार्क, एक एटीट्यूड वाला या एक बुरा रिमार्क, एक आप कह लें कि क्रिटिसाइजिंग रिमार्क पास किया, ठीक है। अब कल की पार्टी में हुआ ना, गुजरे हुए कल की, पास्ट को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं होस्ट के साथ मेड यूज़ हो रही है, पास्ट टेंस की फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो रही है। फर्स्ट फॉर्म आपको पता है कि मेक होती है, और सेकंड यहाँ मेड। अब यस्टरडे आ गया तो इसलिए हम मेड यूज़ करें पास्ट को शो करने के लिए, सेकंड फॉर्म। सेकंड एग्जाम्पल देखें, द गुड्स वर डिलीवर्ड लेट लास्ट नाइट। अब लेट लास्ट नाइट, पिछली लास्ट नाइट गुजरी हुई रात ना, देर से। अब अगेन पास्ट को शो कर रहा है ना, तो हमने वर्ब भी लगा लिया, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, और डिलीवर्ड, अब ईडी लग गया, अगेन पास्ट की फॉर्म यूज़ हो रही है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस को देखें, इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज़ टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर और अ स्टेट और कंडीशन दैट विल एग्जिस्ट सम टाइम इन फ्यूचर। कि ये किस लिए यूज़ होता है, आपके फ्यूचर में, आपके मुस्तकबिल में जो कोई कंडीशन होनी है, स्टेट होनी है, कुछ भी होना है, उसको ज़ाहिर करने के लिए फ्यूचर टेंस यूज़ होता है। कि जो हमारा प्रेजेंट है वो हाल को, पास्ट जो है माजी को, और फ्यूचर टेंस ज़ाहिर है मुस्तकबिल को शो करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बार बार कह रही हूँ, डेफिनेशंस और एग्जांपल याद करने हैं आपने सारे टेंसेस की। फ्यूचर टेंस की एग्जांपल देखें, अकॉर्डिंग टू कॉलेज शेड्यूल द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द बेसमेंट एट 9 AM। कि कॉलेज शेड्यूल के मुताबिक जो एग्जामिनेशन है वो विल बी हेल्ड, होंगे, बेसमेंट एट 9 AM, ठीक है। अब फ्यूचर का बता रहा है ना कि एग्ज़ाम्स होंगे, तो विल बी यूज़ हो गया। विल फ्यूचर का आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, विल बी, और हेल्ड जो है
ये सिंपल बेस फॉर्म यूज़ होगी है। फ्यूचर में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बेस फॉर्म ही यूज़ होती है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी बेस फॉर्म यूज़ होती है। इफ़ यू आर टू सक्सीड, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यू में जो है ना पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन आप फ्यूचर जो है ना इंडेफिनेट सिंपल फ्यूचर में ही रहें तो बेस फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है ना। इफ़ यू आर टू सक्सीड, अगर आपको कामयाब होना है, यू विल नीड टू सेट रियलिस्टिक गोल्स, तो आपको हकीकत पे मबनी गोल सेट करने चाहिए। अब विल नीड आपको ज़रूरत है, यू विल नीड टू गेट रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। जो आपको करना है फ्यूचर में करना है उसके लिए अगेन विल यूज़ हो गया और नीड अगेन हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यू कैन फॉर्म द फ्यूचर टेंस बाय रिप्लेसिंग विल और शेल बिफोर द वर्ब। फ्यूचर टेंस कैसे बनता है कि वर्ब से पहले विल और शेल, विल लगा लें या शेल लगा लें। इन द पास्ट द यूज ऑफ विल एंड शेल वाज प्रिस्क्राइब्ड, but in today's language usage, will is typically used to express ordinary future tense and shall is used to express a demand or is used with laws, policies or contracts, ठीक है ना। अब आपको ये इधर बात बता दी गई है कि will और shall कैसे यूज़ होता है। कह रहा है अब जो है ना आजकल की लैंग्वेज में विल इज़ टिपिकली यूज़ होता है कि फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब अब किसी बंदे की बात करें, कोई खेल रहा है, कोई किसी ने खेलना है, कोई खेलेगा, कोई पढ़ेगा, कोई खाएगा पिएगा, तो आप विल यूज़ करें, सब के साथ विल यूज़ करें। और शेल कब यूज़ करें, जब आप किसी डिमांड के बारे में, किसी चीज़ पे जोर दे के, लॉज के, पुलिस के, कॉन्टेक्ट्स के बारे में, मतलब आप कहें यू शेल टू यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, कि तुम्हें ट्रैफिक रूल्स यानी कि ट्रैफिक पुलिस को ओबे करना चाहिए। यू शेल भी आप कर सकते हैं, और जो शुड अगेन शेल से बना है ना, शेड की सेकंड फॉर्म है शुड। तो आप मतलब अब हम मतलब मेरा बताने का ये है कि आप जब लॉज या कोई पुलिस या कोई ऐसी जो कह रहे हैं ना सॉलिड बात कर रहे हैं तो आप शेल यूज़ करें, ऑर्डनरी मैनर में फ्यूचर में आप विल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखें, यू शेल हैव दिस टर्म पेपर सबमिटेड ऑन टाइम, कि तुम्हें ये टर्म पेपर जो है टाइम पर सबमिट करवाने चाहिए। अब चाहिए ना, ये एक रूल है ना, पॉलिसी होगी ना कि टाइम पे करवाने चाहिए टर्म पेपर, डेफिनेटली ऐसा ही है। तो अब शेल यूज़ हो गया, और हैव अगेन इसका हेल्पिंग वर्ब साथ में यूज़ हो गया। Invigilators shall ensure that examination rules are fully implemented. इन्वेजिलेटर होता है ना जो आपके एग्जाम पे निगरानी कर रहा होता है, निगरान होता है, उसको कहते हैं कि उसको इस बात की यकीन दहानी करवानी चाहिए कि जो एग्जामिनेशन के रूल हैं वो फुली इम्प्लीमेंटेड हैं, मुकम्मल तौर पर लागू हैं। अब अगेन ये पॉलिसी है ना, पॉलिसी है या कोई लॉ है, तो इसके साथ हमने शेल यूज़ किया है। इफ़ यू मीट द डेडलाइन यू विल रीप द बेनिफिट्स, अगर तुम डेडलाइन तक पहुंच जाओगे तो तुम्हें क्या होगा, फ़ायदे मिलेंगे। मतलब डेडलाइन से लेट नहीं होगे तो तुम्हें फ़ायदे मिलेंगे। अब ये अगेन जनरल बात है ना पॉलिसी ना कुछ रूल है, तो हमने इसमें विल लगा दिया, यू भी आ गया तो यू मतलब सेकंड पर्सन और विल लगा दिया क्योंकि सिंपल टेंस है, ठीक है। द थ्री परफेक्ट टेंसेज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग द हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज़ और हैड टू द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, के पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब हमें पता है कि जो परफेक्ट में हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, ऊपर बताया था ना आपको कि जब परफेक्ट टेंस यूज़ करें जिसमें हमारा काम हो गया हो, पास्ट पार्टिसिपल हम उधर ही यूज़ करते हैं, ऊपर हमने जिक्र किया ना बच्चों। तो अब देखें मुश्किल ज़रूर है लेकिन आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। ये आपका लेक्चर है, एक बार आप कवर करें तो टेंसेस बाद में मैं आपको करवा दूंगी या अगेन और वीडियो से ज़रिए वो आपको क्लियर हो जाएंगे, लेकिन लेक्चर को आप समझें, इसको एक बार कवर करें क्योंकि आपने पेपर में तो इसके रिलेटेड लिखना है ना, या आपसे पूछा इससे रिलेटेड जाना है। वो कहता है कि थ्री परफेक्ट टेंसेज है ना जो, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का, तीनों में परफेक्शन होगी ना, कंप्लीशन जब होगी तो परफेक्शन होगी। तो हमें पता है कि हम परफेक्ट में जो पास्ट पार्टिसिपल है वही यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ वो सिर्फ ये बता रहा है कि जो आपका टेंस होगा ना उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, हैव, हैज़ या हैड यूज़ करेंगे। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ रेगुलर वर्ब इज सिंपली द फॉर्म दैट एंड्स इन ईडी, हमने ऊपर पढ़ा कि पास्ट पार्टिसिपल रेगुलर वर्ब की फॉर्म है जो ईडी में ख़त्म होती है, उसके एंड पे ईडी लगता है। अच्छा, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to describe an action that stated in the past and either has been furnished it or is continuing at the present time, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो डिस्क्राइब करता है ऐसे एक्शन को जो स्टार्ट हुआ हो पास्ट में लेकिन अभी वो फर्निश्ड और इज कंटिन्यूइंग, या तो वो हो गया हो फिनिश कंप्लीट हो गया हो या कंटिन्यूइंग हो या चल रहा हो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। कि वो बल्कि ऐसे करते हैं बच्चों, ये ना मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए मिक्स हो जाएगा कि जो परफेक्शन के जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट
टेंसेज ये हम अगले लेक्चर के लिए रख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। अभी के लिए ना आपने जो पढ़ा है ना ऊपर, हमने ये जो सिंपल टेंसेस पढ़े हैं हमने, और क्या पढ़े हैं, फ्यूचर, पास, हाँ, प्रेजेंट सिंपल ही पढ़े हैं, और हिस्टोरिक और प्रेजेंट एक पढ़ा है, और ऊपर जो कुछ टेंसेस या वर्ब के बारे में आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ कीजिएगा और समझें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, इसको आप याद कर लें तो ये हम परफेक्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।